नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर युग में। आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे एक्सेल सॉफ्टवेयर के बारे में। एक्सेल के बारे में जैसे कि आपने सुना भी होगा कि एक्सेल वर्ल्ड वाइड में सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला टूल है या फिर एप्लीकेशन कह सकते हैं उसको। एक्सेल में हम बैलेंस एंट्री कर सकते हैं, फिर आप सैलरी शीट बना सकते हैं और स्टॉक मेंटेन भी कर सकते हैं। तो एक्सेल को यूं कह लें कि एक छोटे से शॉप से लेकर के बड़ी बड़ी कंपनियों में यूज होने वाला सॉफ्टवेयर है। और जैसे कि आपको पता भी चला होगा कि बहुत सी कंपनियों में एक्सेल को लेकर के काफी वांट निकलते रहते हैं, तो एक्सेल सीखना आज के दौर में हर एक आदमी के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप आईटी सेक्टर में जॉब चाहते हैं तो आपको एक्सेल आना ही चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम आपको एक्सेल के बेसिक से शुरू करके और एडवांस तक लेकर के जाएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको एक्सेल की सबसे बेहतरीन नॉलेज हिंदी में पूरी कंप्लीट नॉलेज आपको स्टेप वाइज स्टेप हम बताने वाले हैं। तो आज की ये इस वीडियो में आप बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं एक्सेल के सबसे बेसिक पार्ट्स को। चलिए, तो आज की क्लास में सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि एक्सेल को ओपन कैसे करेंगे। तो आप अपने पीसी स्क्रीन पर चले जाइएगा। पीसी स्क्रीन पर जाने के बाद आपको नीचे यहाँ सर्च बटन दिखेगा। इस सर्च बटन में आपको जाना है, क्लिक कर देना है, माउस का लेफ्ट क्लिक। और फिर यहाँ पर जो सर्च ऑप्शन दिखेगा, एक तो आप इसी लिस्ट में देख सकते हैं, एक्सेल आपको दिख जाएगा। और नहीं दिखता है तो फिर आप सर्च बॉक्स में एक्सेल लिख करके टाइप कीजिएगा। एक्सेल ऐप आ जाएगा और इस पर आप क्लिक करके सिंपली एक्सेल ओपन कर सकते हैं। जैसे ही हम लोग एक्सेल ओपन करेंगे तो हमारे सामने कुछ यही स्क्रीन दिखाई देगा, जो स्क्रीन अभी आपके सामने दिख रहा है। तो इसमें रिसेंटली डॉक्यूमेंट दिखेंगे। रिसेंटली डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि अभी कुछ देर पहले या एक्सेल को लास्ट टाइम जब हमने चलाया था तो उसमें ये सारे फाइल्स बनाए गए थे। तो ये रिसेंट फाइल है। अगर आप भी कोई फाइल बनाएंगे तो इस लिस्ट में आपको दिखाई दे देगा। उसके बाद यहाँ आपको ब्लैंक वर्कबुक दिखेगा। ब्लैंक मीन्स होता है सादा वर्कशीट, जहाँ से हम लोग ले सकते हैं। और फिर इसके इधर कुछ आपको टेम्पलेट्स दिखेंगे। तो टेम्पलेट्स का मतलब होता है कि पहले से बने बनाए आपको फॉर्मेट्स दिखेंगे एक्सेल में, जिस पर जाके आप सिंपल अपने डाटा को बना सकते हैं। लेकिन याद रहे कि ये टेम्पलेट यूज करने के लिए आपको एक्सेल में एक्सपर्ट होना भी जरूरी है। जब तक आपके पास एक्सेल का नॉलेज नहीं है, आप इन टेम्पलेट्स का यूज नहीं कर पाएंगे। तो फिलहाल हम लोग को ब्लैंक वर्कबुक का प्रयोग करना होगा। ब्लैंक वर्कबुक से हम लोग सीधे जाएंगे एक नए सीट पर, और उस सीट से चलिए हम आपको बताते हैं कि एक्सेल को फिर हम कैसे ऑपरेट करेंगे, कैसे चलाएंगे। तो सिंपल हम ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने कुछ ऐसा ही स्क्रीन दिखेगा और ये एक्सेल का होम स्क्रीन है। एक्सेल का मुख्य स्क्रीन इसे ही कहते हैं। और चलिए इसकी एक एक टॉपिक को, एक एक पार्ट्स को हम आपको समझाते हैं। उम्मीद है कि आप लोग क्लियर तरीके से समझ पाएंगे। देखिए, सबसे ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है, जहां पर इस फाइल का नाम लिखा हुआ है बुक वन, ये बाय डिफॉल्ट होता है कि जब भी हम लोग एक्सेल ओपन करते हैं, जब तक कि हम फाइल सेव ना करें, हमारी फाइल का नाम बुक वन दिखाई देता है। तो ये फाइल का जो नाम जहां आपका शो कर रहा है, इसे हम लोग कहते हैं टाइटल बार। ठीक है, ये टाइटल बार है। आप लोग इसको ध्यान से याद रखिएगा, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। ये टाइटल बार हो गया। उसके बाद जस्ट हम नीचे चलते हैं, फिर यहाँ पर हमको मेनू दिखाई देते हैं, और इसको हम लोग टैब भी कह सकते हैं। होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, और इस तरह के बहुत सारे टैब आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सभी एक्सेल की मेनू है। इस मेनू के अंतर्गत ही सभी ऑप्शंस मौजूद होते हैं, जिससे हम लोग प्रयोग में लाते हैं। अब सवाल ये है कि इसके नीचे जो आपको ये ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, जैसे क्लिपबोर्ड हो गया, फॉन्ट हो गया, अलाइनमेंट हो गया, नंबर, तो ये सभी ऑप्शंस जिस मेनू पर हम लोग क्लिक करेंगे, जैसे कि हम होम पर क्लिक कर रहे हैं तो होम के ऑप्शंस खुले हुए हैं। फिर हम इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो इंसर्ट के ऑप्शंस खुल जाएंगे। पेज लेआउट पर क्लिक करेंगे तो पेज लेआउट के ऑप्शंस, फॉर्मूला के ऑप्शंस। तो इन सभी को हम लोग कहते हैं रिबन। ये रिबन कहलाता है। ये जो पार्ट्स आपको दिखाई दे रहा है नीचे की तरफ, इसको हम लोग रिबन कहते हैं। आप इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। फिर इसके नीचे हम लोग आते हैं तो यहाँ एफएक्स दिखता है। एफएक्स है ये फंक्शन। जो भी फॉर्मूला आप लगाएंगे वो इसके अंतर्गत दिखाई देगा, और इसका नाम भी होता है फॉर्मूला बार। तो एफएक्स के आगे जो ये ब्लैंक एरिया आपको दिख रहा है, ये सेल में जो कुछ भी हम लोग टाइप करेंगे वो यहाँ पर दिखाई देगा, जो भी सेलेक्टेड सेल होगा। तो इसको हम लोग कहते हैं फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार के ठीक लेफ्ट साइड में यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग कहते हैं नेम बॉक्स। ये जो आपको बॉक्स A1 शो कर रहा है ना, ये नेम बॉक्स कहलाता है। तो उम्मीद है आप इसको समझ पा रहे हैं। उसके बाद फिर हम नीचे चलते हैं। ये जो आपको ABCD करके शो करता है एक्सेल के स्क्रीन में, और ये वर्टिकल होते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, तो इनको हम लोग कॉलम कहते हैं। इसको फिर से आप एक बार सुन लीजिए, ध्यान दीजिए। इसको कॉलम कहा जाता है। और 1 2 3 जो हॉरिजेंटल होते हैं, इसे हम लोग रो कहते हैं। अब सवाल ये है कि एक्सेल में ये रो और कॉलम की संख्या होती कितनी है। तो ये बहुत सिंपल सा है। आप इसको थोड़ा क्लियर समझिए कि एक्सेल में रो और कॉलम की संख्या हम लोग काउंट कैसे करेंगे। जैसे अगर कोई आपसे पूछता है कि एक्सेल में कितने रो होते हैं एक वर्कबुक में,
या एक वर्कशीट में, तो आप सिंपल ऐसे कर सकते हैं, किसी भी सेल पर क्लिक करना है आपको और फिर कंट्रोल के साथ नीचे वाला एरो की जो आपके कीबोर्ड में मौजूद है, जिसको हम लोग डाउन एरो भी कहते हैं, उसे आपको प्रेस करना है। सीधे ही आप अंतिम सेल में चले जाएंगे और यहाँ उस सेल का जो रो नेम होगा, रो नंबर होगा, वो होगा 1048,576। तो एक्सेल की एक वर्कशीट में 1048,576, 10,48,576 रो होते हैं। उसी तरह अगर आपको कॉलम काउंट करना होगा तो सिंपल देखिए, ऊपर जाने के लिए फिर आप कंट्रोल के साथ अप एरो प्रेस कर सकते हैं, और अगर आपको कॉलम काउंट करना होगा तो उसी तरह आप कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस करेंगे तो सीधे हम अंतिम कॉलम में चले जाएंगे, और अंतिम कॉलम जो होता है वो होता है 16,384। इसको आप याद रखिए, एक्सेल की एक वर्कशीट में 16,384 कॉलम होते हैं, जबकि 10,48,576 रो होते हैं। तो चलिए आपको एक प्रोसेस भी बताते हैं कि कॉलम को आप कैसे काउंट करेंगे। रो को तो काउंट करना बहुत आसान है। आप जैसे ही यहाँ पर जाके कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस किए थे, ये सीधे सीधे 10,48,576 नंबर वाले रो में चला गया था, तो इससे श्योर हो गए थे कि 10,48,576 रो होते हैं। अब कॉलम की बात करें कि कॉलम को कैसे हम काउंट करेंगे नंबर्स में कि कितने कॉलम्स हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ आना है स्टार्ट में और फिर कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस करना है। जैसे ही हम राइट एरो प्रेस करेंगे सीधे ही हम जाएंगे अंतिम वाले कॉलम में, और जिसका सेल एड्रेस होगा XFD। तो आप याद रखिए, इसका सेल एड्रेस होता है अंतिम वाले सेल का XFD। और फिर अंतिम वाले सेल में जाने के बाद आपको यहाँ प्रेस करना है इक्वल कॉलम, ब्रैकेट लगाना है और ब्रैकेट क्लोज कर देना है। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे ये बता देगा कि ये कॉलम का संख्या कितना है। तो इसमें आपको बता देगा कि 16,384 कॉलम होते हैं और 10,48,576 रो होते हैं। अब बात करते हैं कि एक और सवाल आपसे पूछा जाता है कि एक्सेल के सबसे पहले सेल का सेल एड्रेस क्या होता है। तो सवाल यहाँ पर आ जाता है सेल एड्रेस। तो जो फर्स्ट सेल होता है, इसका इसका जो भी सेल नेम होगा उसको हम लोग सेल एड्रेस भी कहते हैं। और एक्सेल के पहले सेल का या फिर होम सेल का एड्रेस होता है A1, जो आपको नेम बॉक्स में दिखाई दे रहा है। या फिर यूं कह लें कि जिस सेल पर आप क्लिक करते हैं उस सेल का कॉलम नेम और रो नंबर, इन दोनों को मिला के उस सेल का सेल एड्रेस बनता है। जैसे अभी हमने सेल सेलेक्ट किया हुआ है ई कॉलम के सामने और ये 4th नंबर रो के सामने है, तो इस सेल का सेल एड्रेस हो जाएगा E4, जो आपको नेम बॉक्स में भी यहाँ दिखाई दे रहा है। तो जिस सेल पर आप क्लिक करेंगे उस सेल का सेल एड्रेस नेम बॉक्स में भी दिखेगा, या फिर आप डायरेक्टली समझ भी सकते हैं। जैसे हमने इस सेल पर क्लिक किया तो ये डी वाले कॉलम के सामने है और 7 नंबर रो के सामने है, तो इस सेल का नाम हो जाएगा D7। आप लोग भी कमेंट करके बताएं कि ये जो सेल हम सेलेक्ट करके रखे हुए हैं इस सेल का सेल एड्रेस क्या होगा। कमेंट कीजिए अगर आपको पता है तो। देखिए इस सेल का सेल एड्रेस हो जाएगा H4, क्योंकि H वाले कॉलम के सामने है और 4 रो के सामने है, तो इस सेल का सेल एड्रेस H4 कहलाता है। अब ये तो हो गया सेल और कॉलम। हाँ, सवाल यह है कि सेल कहते किसे है, तो कॉलम और रो के इंटरसेक्ट पार्ट को, जो भी इंटरसेक्शन होता है, कटा हुआ पार्ट होता है, जो बॉक्स आप क्रिएट होता है कॉलम और रो के द्वारा, इसे हम लोग सेल कहते हैं। तो जैसे ये सेल कहलाएगा, सेल का सेल एड्रेस नेम बॉक्स में दिखेगा और सेल में जो कुछ भी आप टाइप करेंगे वो आपके फॉर्मूला बार पर यहाँ शो करेगा। तो ये एक्सेल के बेसिक पार्ट्स है। फिलहाल एक्सेल में आपको एक वर्कशीट दिखाई दे रहा है। अगर इस सीट का यूज आप कर लें और आपको एक नया सीट चाहिए तो बगल में आपको यहाँ प्लस बटन पर क्लिक करना होगा। यहाँ जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे पास सीट 2 आ जाएगा। उसी तरह जितनी बार हम लोग प्लस पर क्लिक करेंगे उतना सीट यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक वर्कबुक फाइल में। तो बेसिक सी बात है कि आप रो कॉलम और सेल को अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगले पार्ट्स में हम आपको बताएंगे कि रो और कॉलम की चौड़ाई को और हाइट को कैसे एडजस्ट करेंगे। तो उसके लिए एक डेटा हमको बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम डेटा बना लेते हैं। चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो डेटा बनाते समय हम वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देते हैं ताकि आपको ज़्यादा बोर ना होना पड़े और डायरेक्टली आप इन चीज़ों को समझ जाए। तो हमने वर्कशीट पर एक डाटा बना लिया है और इस डाटा के अकॉर्डिंग आपको समझाएंगे कि सेल की हाइट और विड्थ को कैसे हम लोग एडजस्ट करेंगे, या फिर यूं कह लें कि कॉलम की चौड़ाई और रो की हाइट को कैसे आप एडजस्ट करेंगे। तो जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सीरियल नंबर वाला जो आप कॉलम देख पा रहे हैं, जो बी वाले सीरीज में है, तो इसमें सीरियल नंबर मान लीजिए कि हमको और ये छोटा करना है। तो जैसे इसको, इसमें इतनी एरिया आपको एक्स्ट्रा दिख रही है, तो इसको छोटा करने का जो प्रोसेस है वो आप बी और सी के बीच में जाएंगे। जैसे ही आप यहाँ जाएंगे, जो साइन आप देख पा रहे हैं प्लस के जैसे, जैसे ये आपका साइन दिखेगा फिर आपको माउस का लेफ्ट बटन प्रेस एंड होल्ड करना है, दबा के रखना है और फिर आप अंदर की तरफ खींचेंगे
तो सेल की चौड़ाई कम हो जाएगी। उसी तरह अगर मान लीजिए कि यहाँ पर इस सेल की चौड़ाई हमको ज़्यादा करना है, तो इसको हम लोग लेफ्ट बटन प्रेस करके और बाहर की तरफ लेके जाएंगे, तो सेल की चौड़ाई बढ़ जाएगी। सेम यही प्रोसेस आपको रो की हाइट में यूज करनी है। जैसे मान लीजिए कि ये जो हेडिंग दिखाई दे रहा है, इसकी हाइट हम थोड़ा और बढ़ाना चाहते हैं, तो हम यहाँ 1 और 2 के बीच में जाएंगे। जैसे ये प्लस का साइन आएगा, फिर हम लेफ्ट बटन प्रेस करके और इसको नीचे की तरफ खींचेंगे, तो सेल की चौड़ाई बढ़ जाएगी। तो ये थी सेल की चौड़ाई कैसे बढ़ाएंगे और हाइट को कैसे एडजस्ट करेंगे। एक और तरीका है इसको सही करने के लिए, अगर आप डायरेक्टली करना चाहते हैं कि इसमें जैसे मान लीजिए कि इस सेल को हमने कम कर दिया और इसमें आप देख पा रहे हैं कि कुछ ऐसे वर्ड है जो अंदर जैसे पंजाब है, लखनऊ है, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इनको खींचने की वजह आप उसकी जगह पर एक और ट्रिक आजमा सकते हैं, जो ये होता है कि ई और एफ के बीच में जहां से हमको इसको पकड़ के बाहर की तरफ खींचना होता है लेफ्ट बटन दबा के, वहां जाके और डबल क्लिक अगर डायरेक्टली आप कर दें माउस से, जल्दी जल्दी 2 बार लेफ्ट क्लिक कर देते हैं, तो भी ये ऑटोमेटिकली इसकी चौड़ाई टेक्स्ट के अनुरूप एडजस्ट हो जाएगी। तो हम डबल क्लिक करके दिखाते हैं आपको, यहाँ पर देखिए जैसे हम इसको डबल क्लिक करते हैं ये अपने आप एडजस्ट कर देता है। तो ये सबसे सिंपल प्रोसेस है जो आप आजमा सकते हैं। तो ये थी सेल की चौड़ाई और हाइट को कैसे बढ़ाते हैं। अब एक्सेल में कुछ फीचर्स ऐसे भी हैं कि जैसे जो कुछ भी हम लिखते हैं यहाँ पर, वो आपको पता है कि अगर हम नंबर्स टाइप करें एक्सेल में, और जब तक कि कोई सेटिंग नहीं किया गया हो, तो नंबर्स अगर हम टाइप करेंगे, फिर हम जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये जो नंबर्स हैं वो सेल के राइट साइड में एडजस्ट हो गए। सेल में लेफ्ट साइड में इतना स्पेस गैप हो गया और ये टेक्स्ट आपकी राइट में शिफ्ट हो गए। उसी तरह अगर हम टेक्स्ट टाइप करते हैं, ये तो ये नंबर्स, अगर हम यहाँ पर टेक्स्ट टाइप करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा कंप्यूटर, तो जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे ये जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट में आ गया। तो ये याद रखिए कि एक्सेल में बाय डिफॉल्ट सेल के अंदर टाइप किया गया डाटा अगर नंबर्स है, तो उसका अलाइनमेंट राइट हो जाएगा, मतलब कि वो राइट साइड में लिखेगा। और अगर टेक्स्ट है तो वो लेफ्ट साइड में लिखेगा। हालांकि आगे आपको हम अलाइनमेंट में जब जाएंगे तो यहाँ से अलाइनमेंट को अच्छे से समझाएंगे। यहाँ पर आपको अलाइनमेंट दिख रहा है लेफ्ट राइट सेंटर, तो इसके द्वारा भी आप सेल को सेलेक्ट करके और फिर अगर लेफ्ट करते हैं तो सभी टेक्स्ट लेफ्ट में हो जाएंगे, अगर आप राइट करते हैं तो सभी टेक्स्ट राइट में हो जाएंगे, और आप चाहें तो यहाँ से सेंटर में भी कर सकते हैं। तो ये अलाइनमेंट है, इसको भी समझना काफी जरूरी है। और अगर मान लीजिए कि इसमें हमको कंप्यूटर युग लिखना है, तो आप अगर डायरेक्टली कीबोर्ड से टाइप करते हैं YUG, तो पहले से जो लिखा रहेगा वो मिट जाएगा। तो आपको करना क्या है, इस दौरान इस सेल पर जाना है और फॉर्मूला बार पर जाने के बाद यहाँ क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ युग टाइप कर लेना है और फिर इंटर प्रेस कर देना है। तो फॉर्मूला बार का काम ये भी होता है कि सेल में जो कुछ भी लिखा रहता है, जो भी सेल में अंदर आप हम सेलेक्ट किए हैं, इसके अंदर कंटेंट है, इस कंटेंट में अगर कुछ एडिट करना चाहते हैं तो डायरेक्टली हम फॉर्मूला बार से जाके एडिट कर सकते हैं, जो हमारे सेल में दिखाई देगा। चलिए अब आपको एक्सेल के कुछ फीचर्स के बारे में भी बता देते हैं, जो आपको सीखना बेसिक में काफी जरूरी है। जैसे एक्सेल की एक खूबी ये भी है कि अगर आप एक्सेल में केवल सिंपल जनवरी टाइप कर देते हैं और उसके बाद से आप यहाँ क्लिक करते हैं, फिर कॉर्नर में जाते हैं, ये जो आपको ब्लैक डॉट दिख रहा है, यहाँ पर जाएंगे तो प्लस का साइन आपको थोड़ा सा ठीक दिखेगा, पतला दिखेगा। और जैसे ही प्लस का साइन पतला होगा, आप केवल इसको ड्रैग कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जनवरी फरवरी मार्च ऐसे आपको सभी मंथ डायरेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर डबल क्लिक करके फिर हम इसकी हाइट को और विड्थ को एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो ये एक्सेल में ड्रैगिंग कहलाता है। इस प्रोसेस को हम लोग ड्रैगिंग करते हैं। जैसे अगर आपको 2 का टेबल लिखना होगा, तो आपको 2 स्टेप तक लिखना पड़ेगा, 2 स्टेप आपको बताना पड़ेगा एक्सेल में, कमांड देना पड़ेगा एक्सेल को, जैसे 2, फिर हम एंटर प्रेस करते हैं और यहाँ 4 लिखते हैं। ये एक चीज विशेष आपको फोकस रखना है, वो ये है कि जब भी कर्सर यहाँ पर आपका ब्लिंक कर रहा होगा, उस दौरान मैक्सिमम ऑप्शन हिडन हो जाएंगे, एक्टिव नहीं रहेंगे। तो आप जरूर इस गलती को नहीं करेंगे, आप तुरंत एंटर प्रेस कर लेंगे और फिर इस सेल को सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे, फिर सभी ऑप्शंस आपके हाईलाइट हो जाएंगे। तो 2 स्टेप टाइप करने के बाद फिर दोनों को एक साथ हमको सेलेक्ट करना होगा, और एक साथ सेलेक्ट करने का तरीका सीख लीजिए। बीच में जाएंगे 2 के ऊपर और माउस का लेफ्ट बटन दबा के रखेंगे और नीचे की तरफ खींचेंगे तो दोनों सेलेक्ट हो जाएगा। फिर जैसे ही दोनों सेलेक्ट हो गया, फिर हम कॉर्नर में जाएंगे, सेम प्रोसेस जो ड्रैगिंग के लिए हमने अपनाया हुआ है, और यहाँ से फिर हम नीचे की तरफ लेफ्ट दबा के और ड्रैग कर लेंगे, तो यहाँ पर 2 का पूरा टेबल आपको दिखाई देगा। ये किसी भी अंक के लिए हो सकता है। जैसे आपको 17 का टेबल चाहिए तो 17 आपको टाइप करना पड़ेगा, 17 2 1 आर 34, फिर इन दोनों को आपको सेलेक्ट करना होगा और फिर यहाँ पर आपको माउस का लेफ्ट बटन दबा के और नीचे की तरफ ड्रैग करना होगा,
तो टोटल आपको 17 का टेबल दिख जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग ड्रैगिंग कहते हैं। इसे इस तरह से समझा जा सकता है कि ऊपर वाले डेटा के अकॉर्डिंग नीचे वाले सेल में डाटा फिल करना ड्रैगिंग कहलाता है। एक्सेल का ये प्रोसेस है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। तो उम्मीद है आप इतना समझ गए होंगे कॉलम्स के बारे में, रो के बारे में, सेल की चौड़ाई को बड़ा करना, छोटा करना, सेल को हाइट एडजस्ट करना, साथ ही साथ टाइटल बार और फिर मेनू बार, रिबन्स, नेम बॉक्स और फॉर्मूला बार के बारे में आज आपने पूरा अच्छे से सीखा। सीट को कैसे लाते हैं ये भी आपको बताया गया इस प्लस के द्वारा। तो आज के बेसिक पार्ट्स में एक्सेल में इतना ही रहेगा। अगले दिन के वीडियो में हम आपको बताएंगे एक एक टैब के बारे में, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। आज के जो भी टॉपिक्स है, इतने टॉपिक्स को अगर आपके पास भी सिस्टम मौजूद है तो आप एक बार इसको प्रैक्टिकली देख लीजिए और निश्चित रूप से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो एक्सेल आपको घर बैठे हम बहुत आसानी से सिखा देंगे। तो चलिए अगले दिन मिलेंगे फिर से एक नए टॉपिक में अगले पार्ट्स की तरफ। तब तक के लिए आज आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।